नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है उलझे रिश्तों के धागे। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत देर से जूही अपनी बेटी लेखा के लिए चाय बना करके प्रतीक्षा कर रही है। रोज वह कॉलेज से आकर के माँ के साथ बैठ करके चाय पीती है और दिन भर क्या क्या घटित हुआ है सारी बातें माँ को बताती है। आज ना जाने क्यों आने में इतनी देर कर दी उसने। जब भी लेखा कॉलेज से देर से आती है जूही को चिंता सताने लगती है। अपनी बेटी को लेकर के जूही बहुत पॉजिटिव है। क्यों ना हो, उसकी माँ और पिता दोनों ही तो वही है। कितनी कठिनाई का सामना करके तिल तिल करके उसे बड़ा किया है। जब बच्ची थी तब भी तो कभी वह बीमार हो जाती तो कितनी विचलित हो जाती थी। एक अकेली माँ के लिए विचलित होना स्वाभाविक भी है। पहले तो उसके मॉम डैड दोनों सक्षम थे तो उनका सहारा मिल जाता था, परंतु अब तो डैड भी नहीं रहे और मॉम की भी उम्र हो जाने के कारण अब सक्षम नहीं रही। वो भी माम की देखभाल करना भी तो जूही का एक दायित्व है, क्योंकि वह इकलौती संतान है। पितृ संपत्ति के साथ साथ मॉम डैड को संभालने का उत्तरदायित्व भी तो जूही को मिला है। जूही ने सदैव अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है, परंतु ना जाने क्यों बेटी को तनिक भी कुछ हो जाए तो चिंतित हो उठती है, विचलित हो उठती है। इसका कारण यह हो सकता है कि उसके जीवन का वही एकमात्र सहारा है। सगे संबंधियों से तो बहुत पहले ही संबंध टूट चुका है। वैसे भी सगे संबंधी तभी आते हैं जब उन्हें कोई लाभ हो, अन्यथा आजकल कौन किसका दुख बांटने आता है। घर में चहलकदमी करते करते जूही मुख्य द्वार पर आकर के खड़ी हो गई तो रेखा को आते हुए देखा। मुख्य द्वार पर आते ही माँ को चिंतित देख करके लेखा ने पहला प्रश्न किया, मम्मा आप यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो और बहुत चिंतित भी दिखाई दे रही हो। आज इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? तूने आने में देर की इसलिए चिंता हो रही थी। मम्मा अब मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ कि जरा जरा सी बात में आप डरने लग जाओ। आप इतनी डरपोक कब से हो गई? बचपन से मैंने देखा है आपको निडरता से सारी मुश्किलों का सामना करते हुए। आप तो केवल मुझे नहीं नाना नानी को भी संभाल लेती थी। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप मुझे लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हो। तू समझेगी नहीं बेटा, मैं क्यों टेंशन लेती हूँ। तू चल हाथ मुंह धो करके फ्रेश हो जा। चाय बना करके रखी है, ठंडी भी हो गई होगी, दोबारा गर्म करके देती हूँ। आप भी ना मम्मा मुझे छोटी सी बच्ची समझती हैं। अब मैं एमबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप हो कि मुझे अभी भी स्कूल की बच्ची समझती हो। आपको क्या परेशानी है, मुझसे शेयर किया करो। इस तरह आप चिंता करती हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लेखा हाथ मुंह धो करके तरोताज़ा होने चली गई। चाय की प्याली हाथ में थमाते हुए जूही ने पूछा, चाय के साथ बिस्किट या कुछ और लेगी क्या? लेखा, मॉम के लिए मैंने थोड़ा सा उपमा बनाया था, तुझे खाना है तो देती हूँ। नहीं मम्मा, आज मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? रोज तो आकर के हंगामा मचा देती हो। मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है। थोड़ा सा इंतजार भी नहीं करते बनता जब तक मैं कुछ बनाऊं, इसलिए रोज मैं कुछ ना कुछ बना करके रख देती हूँ। आज क्या हो गया? सवालिया नजर से बेटी को देख रही थी जूही। आज मैं सूर्यांश के साथ सीसीडी चली गई थी। कॉफी के साथ दोनों ने मिल करके एक सैंडविच खाया। मुस्कुराते हुए लेखा ने कहा। सूर्यांश की बात सुनते ही जूही को चिंता होने लगती है। स्कूल से सूर्यांश से लेखा की दोस्ती है और इस दोस्ती को एक सीमा तक रखने के लिए जूही एवं उसके मॉम डैड तीनों समझाते रहे हैं। कुछ दिन लेखा चुप रहती थी, फिर वही ढाक के तीन पात।
दोनों की दोस्ती कम होने के बजाय कॉलेज जाते जाते और बढ़ गई। सूर्यांश अब एक परिचित नाम हो गया जूही के परिवार में। जब भी लेखा सूर्यांश को लेकर के बात करती तो जूही को अपना अतीत याद आ जाता था। फिर उसके मन में बैठा एक अनजान भय उसे सताने लगता। कहीं ऐसा तो नहीं लेखा सूर्यांश को चाहने लगी है? मुझे तो हमेशा यही कहती है। वह मेरा बहुत अच्छा क्लास फ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे की चीज़ें शेयर किया करते हैं। कई बार वह मुझे नोट्स देता है और कई बार मुझसे लेता है। वह जब क्लास में नहीं आता है तो क्लास सूनी सूनी लगती है। बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, मगर उसके स्वभाव से लगता ही नहीं है। उसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है कि उसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन शब्द सुनते ही ना जाने क्यों जूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बड़े बाप के बेटे का क्या भरोसा, आज प्यार दिखाया और कल देखा तो पहचाना ही नहीं। इसलिए इन अमीरजादों से दूर रहना ही चाहिए। इतना चुप हो करके क्या सोच रही हो? मेरी बातों का कोई जवाब भी नहीं दिया। लेखा ने मम्मी को पकड़ करके झकझोरा। जूही जैसे अचानक नींद से जाग उठी हो। हाँ हाँ बेटा, क्या कहा तूने? कॉफी और सैंडविच खा करके आई है सूर्यांश के साथ? बेटा, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ, भले ही सूर्यांश तेरा क्लासमेट है, मगर है तो अमीर बाप का बेटा। इन अमीरजादों से दूरी बना करके रखना ही बेहतर है बेटा। हम ठहरे हायर मिडिल क्लास के लोग और उन लोग अमीर लोग, हमारा उनका कोई तालमेल नहीं है। जूही ने चिंता जताई। मम्मा, सूर्यांश ऐसा लड़का नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। तुम उससे मोरल क्लास में कई बार मिल चुकी हो, परंतु तब बहुत छोटा था। अब मिलोगे तो उसके विचार जान करके बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है तुम्हारी शिक्षा ने उसे बदल दिया। तुम्हें बहुत रेस्पेक्ट करता है। एक दिन ले आऊंगी उसे, मिल लेना, फिर अपनी मन की चिंता दूर कर लेना। मैं उससे मिल कर के क्या करूंगी बेटा? तेरा क्लासमेट है, क्लास तक ही रहने दे। घर में लाने की क्या आवश्यकता है? केवल क्लासमेट ही नहीं मम्मा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे बहुत पसंद करता है। तू भी पसंद करती है क्या? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब लोग तो सबसे पहले मेरे डैड का नाम पूछते हैं। उनको माँ के नाम से कोई मतलब ही नहीं होता है। तुम सोचती हो समाज हमारा बदल गया है, परंतु पढ़ लिख करके भी लोगों की सोच नहीं बदली है। एक अकेली माँ अपनी बेटी को पाल रही है, स्ट्रगल कर रही है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है लोगों के पास। उनको तो सबसे पहले डैड का नाम पूछना होता है। तुमने मुझे डैड का नाम कभी बताया ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं लोगों को? मगर सूर्यांश ऐसा नहीं है, उसने कभी मेरे डैड का नाम नहीं पूछा, बल्कि हमेशा यही कहता है कि आजकल लड़के और लड़की दोनों एक जैसे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। पहले लड़कियों को बंधन में रखा जाता था, मगर आजकल जब लड़कियों को मौका मिलने लगा है तो वे भी अपनी क्षमता दिखाने लगी हैं। है ना मॉडर्न ख्वाब? इसलिए तो मुझे बहुत पसंद है वह। जब भी लेखा अपने डैड के बारे में बात करती है तो जूही असहज हो जाती है। उसके माथे पर चिंता की कई रेखाएं उभर आती हैं। दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उसे लगने लगता है फिर लेखा अपने डैड के बारे में पूछेगी और मेरे पास कोई उत्तर नहीं होगा। नाराज होकर के वह चली जाएगी और मैं आंसू बहाती रहूंगी। केवल दोस्त है या उसके आगे भी? जूही अचानक रुक गई। उसे लगा यह प्रश्न नहीं करना चाहिए। मम्मा, मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। आई लव हिम, लेखा ने स्पष्ट किया। जूही को जिस बात का भय था वही बात आज सामने आ गई। यह भय इसलिए नहीं कि बेटी को किसी से प्यार हो गया। प्यार तो एक पवित्र बंधन है, एक पवित्र शब्द है, परंतु प्यार हमेशा बराबर वालों में ही हो तो ही वह प्यार सफल होता है। उसे एक दिशा मिलती है, मंजिल मिलती है, वरना कितने प्यार अधूरे रास्ते पर ही सिसक सिसक करके दम तोड़ देते हैं। जूही का अनुभव यही कहता है। बेटा, सूर्यांश एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। हमारा उससे कोई तालमेल नहीं है। उसके डैड कभी नहीं चाहेंगे कि एक अपर मिडिल क्लास लड़की से उनके बेटे की शादी हो। ऐसे रिश्ते बहुत अधिक देर तक नहीं टिकते हैं। तुम आगे कदम मत बढ़ाओ। दोस्त है, दोस्त की तरह रहो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारी माँ की भलाई है। कहते कहते जूही की आंखें नम हो गई। मम्मा,
इतनी जल्दी मुझे शादी करने की कोई इच्छा भी नहीं है। आजकल वैसे भी यंग जनरेशन शादी तब तक नहीं करते हैं जब तक कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से परख ना लें, और परखने के लिए दोनों को एक साथ रहना बहुत आवश्यक है। MBA कंप्लीट होते ही मैं नौकरी के लिए अप्लाई करूंगी और सूर्यांश तो अपने बिजनेस में लग जाएगा। उसके बाद मैंने और सूर्यांश ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मन बनाया है। बड़ी सहजता से सारी बातें कह दी लेखा ने। शायद आज की यंग पीढ़ी काफी निर्भीक हो गई है। लिव इन रिलेशनशिप का नाम सुनते ही जूही का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी बेटी का भविष्य खतरे में दिखाई दिया। डरते डरते शब्द चबाते चबाते उसने कहा, बेटा लेखा, तुम लिव इन रिलेशनशिप में विश्वास करती हो? तुम्हारे विचार से ऐसा रिश्ता अच्छा है तो इसमें क्या बुराई है मम्मा? हम लोग एडल्ट हैं और हम कोई भी निर्णय लेने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। कानून भी हमारा साथ देता है, ऐसे में इसमें डरने की क्या बात है? विदेश में तो ऐसे रिश्तों को बहुत अच्छा माना जाता है। अगर पार्टनर पसंद नहीं आया तो अलग हो जाओ, बेधड़क कहा लेखा ने। ऐसा रिश्ता टूटने के बाद डिप्रेशन नहीं होता है, बदनामी नहीं होती है। काहे का डिप्रेशन मम्मा, और काहे की बदनामी? यह सब हमारे समाज में नॉर्मल हो गया है। जाने कितने लड़के लड़कियां ऐसे रिलेशन में रहते हैं और मस्त बिंदास रहते हैं। एक आप हो कि पुराने ख्यालों को मन में लेकर के बैठी हो, बदलना ही नहीं चाहती हो। लड़कों के लिए बदनामी ना सही, लड़कियों के लिए तो बदनामी होती है बेटा। हमारे समाज में आज भी लड़कियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। लड़कियों को अपना सम्मान स्वयं बचा करके रखना पड़ता है। समाज माई फुट या समाज देता है क्या सिवाय तकलीफ के? मैंने आपकी पूरी लाइफ में यही देखा है कि कितने लोग आए आपके दुख दर्द को बांटने के लिए। हमेशा आपको लोगों से टेढ़ी मेढ़ी बातें ही तो सुनने को मिली हैं। हमेशा आप पर शक करते रहें और यही ताने देते रहें कि आप हस्बैंड से अलग रहती हो, हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहती हो। आपके चरित्र पर उंगली उठाई और ना जाने क्या क्या सब याद है मुझे। इसलिए मुझे इस समाज की परवाह नहीं है माँ। मुझे तो अच्छा लगता है, जिससे मुझे खुशी मिलती है मैं वही करूँगी। पर मान लो बेटा, अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कारण लड़की प्रेग्नेंट हो गई और लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया तो लड़की क्या करेगी? अपना अतीत याद आते आते ही जूही के मन को डर के साया ने घेर लिया। ऐसा सवाल क्यों कर रही हो मम्मा? आजकल फैमिली प्लानिंग की बहुत सी चीजें मिलती हैं। साइंस काफी एडवांस है और हम कोई नादान बच्चे तो नहीं है कि प्रेग्नेंट हो जाएंगे। फिर भी मान लो गलती से कोई प्रेग्नेंट हो गई तो हो गई, लड़के से शादी कर लेगी और क्या। लड़का तैयार नहीं हुआ तो कैसे तैयार नहीं होगा? एक दूसरे से प्यार करते हैं तभी तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसे में लड़का इनकार कैसे कर सकता है? मैंने न्यूज़पेपर में ऐसी कई घटनाएं पढ़ी हैं जिसमें ऐसा होता है, इसलिए मुझे डर लगता है। मैं एक बार नहीं 100 बार तुम्हें कहूँगी कि ऐसे रिलेशन में जाने से पहले अपने मन से पूछ लो या फिर अपनी मम्मा का कहना मानो। नहीं मम्मा, सूर्यांश यही चाहता है, मैं मना कर दूंगी तो हो सकता है मुझसे नाराज होकर के दूर चला जाए, और मैं उसे खोना नहीं चाहती। वह अगर चाहता है मैं उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहूं तो वही सही है, परंतु हर कीमत पर मुझे वह चाहिए। मेरे जीवन में एक वही तो है जो मुझे समझता है। अपना निर्णय सुना दिया लेखा ने। लेखा का निर्णय सुन करके जूही भय से कांपने लगी और सोचने लगी। डर था जब लेखा बड़ी होगी तब ऐसी समस्या सामने आ सकती है, और आज आ ही गई। मैं अपने जीवन की कहानी उसे सुनाना नहीं चाहती थी, इसलिए कभी उसके डैड के बारे में नहीं कहा। आज लगता है मेरा अतीत मुझसे चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि तुम अपनी बेटी के साथ अन्याय कर रही हो। उसे अपने डैड का नाम जानने का पूरा अधिकार है। आज मुझे अपनी कहानी उसे बतानी ही पड़ेगी, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। मुझे हर हाल में अपनी बेटी को बचाना है, चाहे मुझे अपनी जीवन की बंद किताब क्यों ना उसके सामने खोल करके रखनी पड़े। मुझे लौट करके 30 साल पीछे जाना पड़ेगा, जिस दिन नानी ने मुझे मॉम डैड के प्यार की कहानी सुनाई थी। जूही ने मन ही मन एक निर्णय लिया, अपनी आंखों के आंसुओं को अपनी हिम्मत बनाई और
अपनी कहानी अपनी बेटी को बताने के लिए दृढ़ता से तैयार हो गई। लेखा, तुझे अपने डैड के बारे में जानना है ना, तो आजा मेरे पास, चाय लेकर के बैठ जा। आज मैं तुझे सारी बातें खुल करके बताऊंगी, उसके बाद तुझे जो निर्णय लेना हो ले लेना। माँ की बात सुन करके लेखा खुशी से उछल पड़ी। हाँ मम्मा, सच कह रही हो? फिर तो मुझे सारी बातें सुननी है आपके मुंह से। हाथ में चाय का कप लेकर के लेखा मम्मी जूही के पास बैठ गई, बड़ी उत्सुकता मन में लिए। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे माँ अपनी अनुभवी आंखों से अपनी पढ़ी हुई कहानी बताने जा रही हैं। कुछ देर के लिए जूही का मन अतीत के उन गलियारों में भटकने लगा जहां से उसकी जिंदगी की कहानी शुरू हुई थी। धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, परंतु आज उसके चेहरे पर दृढ़ता है, एक विश्वास है। आईएएस अफसर मुकेश ओबेरॉय अपने समय का एक ख्याति प्राप्त नाम था। ईमानदार और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होने के कारण पूरे भारत में उसे एक ऐसे अफसर के रूप में जाना जाता था जो किसी से भी नहीं डरता था और झूठ के आगे कभी झुकता भी नहीं था। सच शब्द जिसके नस नस में समाया हुआ था, झूठे और धूर्त लोगों से जिसे बहुत घृणा थी। जब भी उसे पता चलता कि कोई गोरख धंधे में फंसा हुआ है तो तुरंत उस पर शिकंजा कस देता, चाहे वह कोई बड़ा नेता हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो। इस तरह से उसने कई नेता एवं कई बिजनेसमैन का मुखौटा उतार करके फेंका है, जिसके कारण वो उनके दुश्मन बन गए हैं। इन दुश्मनों में से एक नाम है बड़ा बिजनेसमैन अखिलेश चोपड़ा। अखिलेश चोपड़ा की पहुंच बड़े बड़े नेताओं तक है। अपनी शक्ति का उपयोग करके उसने मुकेश ओबेरॉय को कई बार तबादला करा दिया। सच के रास्ते पर चलने वाला एक ईमानदार आईएएस अफसर मुकेश कभी भी तबादले से नहीं डरता था। वह जहां पर भी जाता उसके कार्य करने का यही अंदाज होता और फिर उस शहर में भी दो चार दुश्मन पैदा कर ही लेता। फिर उस शहर से तबादला किसी अन्य शहर में हो जाता। 6 महीने या 1 वर्ष से अधिक वह कभी किसी शहर में नहीं टिक पाया। दिल्ली में उसके कई दोस्त भी बैठे थे। वे फिर उसे दिल्ली बुला लेते और फिर उसके दुश्मन उसका तबादला करा देते। उसके पूरे कैरियर में कई बार ऐसा हुआ, परंतु सच के रास्ते पर चलने वाला मुकेश ना कभी थका ना कभी रुका। मुकेश के निडर स्वभाव और कार्य करने की पद्धति के कारण आए दिन अखबार में नाम और फोटो छपता रहता था। उसके बहुत से ऐसे युवा फैन बन गए थे जिसके जीवन में भी ईमानदार का एक स्थान था। वे युवा फैन भी मुकेश जैसे ही एक ईमानदार अफसर बनना चाहते थे। मुकेश केवल निडर स्वभाव के कारण ही नहीं जाना जाता था, बल्कि वह एक अच्छे व्यक्तित्व का मालिक भी था। लगभग 6 फुट लंबा, गोरा रंग और तीखे नए नक्श, कुल मिलाकर के उसे हैंडसम कह सकते हैं। एक बार किसी कार्य के सिलसिले में उसे दिल्ली के एक कॉलेज में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उसे देखने के लिए कॉलेज की लड़कियों की भीड़ लग गई। उन लड़कियों में एक लड़की थी प्रतिभा, जो स्वभाव से निडर थी और दिल्ली हाई कोर्ट के जज अरुणोदय सिंह की लड़की थी। प्रतिभा आगे बढ़ करके मुकेश के सामने आकर के खड़ी हो गई और दाहिना हाथ बढ़ा करके एक मीठी मुस्कान बिखेरते हुए, हेलो, आई एम प्रतिभा, योर बिग फैन, आई लाइक योर एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी, यू आर हैंडसम। मुकेश भी सामने खड़ी प्रतिभा की खूबसूरती से प्रभावित हुआ और मुस्कुरा करके अपना हाथ बढ़ा दिया। नाइस टू मीट यू, You are very beautiful and smart. I like your sweet smile. इसके पश्चात प्रतिभा के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वह रात दिन केवल मुकेश के बारे में सोचती और मन ही मन मुस्कुराती, अपने आप से बातें करती, आईने के सामने खड़ी होकर के खुद को निहारती। उसे किसी भी तरह दिन हो या रात चैन नहीं पड़ता था। कॉलेज में जा करके भी अपनी सहेली से दिन भर यही बातें किया करती थी। एक दिन उसकी सहेली ने तो कह ही दिया, तुझे प्यार हो गया है प्रतिभा, अगर तू इतनी बेचैन है तो जा करके उससे मिल क्यों नहीं लेती। कैसे मिलूं? क्यों उसके ऑफिस में जा करके मिल ले। बाप रे, इतना स्ट्रिक्ट अफसर है। अफसर ऑफिस में जाऊंगी तो मुझे भगा देगा, डर लगता है। तू कब डरने लगी? प्रतिभा, कॉलेज में तुझ जैसी कोई निडर लड़की दूसरी नहीं है।
सचमुच एक दिन प्रतिभा मुकेश के ऑफिस का पता करके उसके ऑफिस पहुंच गई। उस समय मुकेश ऑफिस में बैठ करके ही कुछ कार्य करने में व्यस्त था। किसी ने दरवाजा खोल करके कहा, मे आई कम इन सर? बिना देखे ही मुकेश ने जवाब दिया, यस प्लीज कम इन। प्रतिभा जाकर के टेबल के सामने खड़ी हो गई तो वैसे ही फाइल में आंखें गड़ाए बिना देखे ही मुकेश ने कहा, प्लीज सिट डाउन। प्रतिभा बैठ गई और इधर उधर देखने लगी दीवारों को। दीवार में कई तरह के सर्टिफिकेट लगे हुए थे। मुकेश अपना काम किए जा रहा था। लगभग 15-20 मिनट हो गए। प्रतिभा मुकेश का ध्यान भंग करने के लिए धीरे से खांसने लगी। खांसी की आवाज़ सुन करके अचानक मुकेश ने नज़र उठाई तो देखा सामने एक लड़की बैठी है। वह तो सोच रहा था उसका कोई कलीग है। वह सकपका गया और जल्दबाजी में उसके मुंह से निकल गया, आप यहाँ पर कैसे? कोई काम है क्या? प्रतिभा को डर के मारे पसीना छूट गया। क्या कहेगी कुछ समझ में नहीं आया तो अचानक ही बोल पड़ी, नहीं कोई काम नहीं है। फिर क्यों आई हैं आप? आपसे मिलने। बिना काम के तो मुझसे कोई मिलने नहीं आता है और ना ही मैं किसी से मिलता हूँ। इस तरह बिना काम के ऑफिस में कैसे आ गई? वो भी मेरे केबिन में। आपको मेरे गार्ड ने रोका नहीं? रोका था, परंतु मैंने कहा मैं जज अरुणोदय सिंह की बेटी हूं और रिपोर्टर हूं। फिर मुझे उसने आने से नहीं रोका। अच्छा, तो आप जज साहब की बेटी होकर के झूठ बोलती हैं? फिर दिमाग पर जोर डालते हुए मुकेश ने कहा, आप वही है ना जो कॉलेज में मिली थी और शेक हैंड किया था? आई मीन मेरा बिग फैन। प्रतिभा की ओर देख करके मुकेश मुस्कुरा पड़ा। यस यस अफसर, यू आर राइट। प्रतिभा भी मुस्कुरा पड़ी। प्रतिभा की मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है कि मुकेश उसे देखता ही रह गया। हाँ, अब बताइए आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? प्रतिभा मन ही मन सोचने लगी, इतना बड़ा अफसर है और चाय कॉफ़ी का ऑफर कर रहा है, या तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसने देर किए बिना ही झट से कहा, कोई भी चलेगी। मुकेश ने टेबल पर रखी हुई कॉल बेल बजाई और एक चपरासी दौड़ करके आया और सैल्यूट मारते हुए कहा, यस सर। मोहन 2 कप कॉफी भिजवा देना और साथ में पानी। हाँ, तो प्रतिभा जी आप कह रही थी मुझसे मिलने आई हैं, पर मिलने का कोई तो कारण होगा। बिना कारण के कोई किसी से क्यों मिलने आएगा? आप मुझे केवल प्रतिभा भी कह सकते हैं। हाँ प्रतिभा, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो आप कर ही रहे हैं, कॉफी मंगवा ली आपने, यह तो कोई सेवा नहीं है। कोई और सेवा हो तो बताओ। मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए, अगर आप बुरा ना माने तो। क्यों? मोबाइल नंबर से क्या करेंगी आप? आपसे बात करेंगे। क्यों मुझसे बात करेंगी आप? क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओह नाइस, उस दिन कहा था आपने यू आर माई बिग फैन। मुझे नहीं पता फैन से क्या बात करनी चाहिए। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिभा तिरछी नजर से मुकेश को देख करके मुस्कुरा पड़ी थी। प्रतिभा की मुस्कुराहट में ना जाने क्या था। मुकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार उसने इतनी नज़दीक से किसी खूबसूरत लड़की को देखा और आंखों में आंखें डाल करके बातें की। कॉलेज में 1-2 बार लड़कियों से पाला तो पड़ा, मगर इतनी नज़दीक से कभी बात नहीं हुई। आईएएस अफसर बन करके तो किसी की ओर नज़र भर के देखने का अवसर ही नहीं है। मुकेश को थोड़ी थोड़ी प्रतिभा की आंखों की भाषा समझ में आने लगी। प्रतिभा भी मुकेश की आंखों की भाषा समझ गई। मुकेश ने मोबाइल नंबर दिया और प्रतिभा से भी मोबाइल नंबर लिया। फिर क्या था, 2 जवां दिल एक दूसरे के दीवाने हो गए और बातें होने लगी। फिर दोनों कभी कभी सीसीडी, कभी किसी रेस्टोरेंट में मिलने लगे। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और बात शादी तक पहुंच गई। जज साहब को मुकेश भा गया। इतना अच्छा दामाद मिलेगा उसने सोचा भी नहीं था। उसने फौरन हाँ कर दिया और दोनों की शादी हो गई। शादी के 2 महीने के पश्चात ही मुकेश का फिर से तबादला हो गया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी जीवन संगनी प्रतिभा थी। प्रतिभा को अपने पति का सीधा सच्चा लाइफ स्टाइल बहुत भाता था, इसलिए उसने हर कदम में अपने पति का साथ निभाया। जहां जहां भी तबादला होता वहीं जाती पति के साथ। मुकेश को भी प्रतिभा का साथ मिल जाता तो उसका साहस दोगुना हो जाता और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती। इस दौरान उसने कई गोरख धंधे करने वालों को जेल में बंद किया। इसमें उसके ससुर जी भी साथ देते थे। इस तरह शहर में मुकेश के कुछ दुश्मन और कुछ फैंस तैयार हो गए। दोनों का जीवन बहुत सुखपूर्वक बीतने लगा। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन
एक दूसरे के विचार से, कार्यशैली से। एक दिन अचानक पता चला प्रतिभा गर्भवती है। इसी दौरान मुकेश का फिर किसी अन्य शहर में तबादला हो गया। इस बार मुकेश ने फैसला लिया कि पत्नी को अब इधर उधर भागना ठीक नहीं है। उसने निर्णय लिया कि अपनी पत्नी को उसके पापा के घर छोड़ेगा और कुछ महीनों के पश्चात स्वयं भी ट्रांसफर लेकर के दिल्ली लौट आएगा। प्रतिभा ने पति की बातें मान ली और अपने पापा के पास रहने लगी। मुकेश की बहुत कोशिश करने के पश्चात आखिर डिलीवरी के पहले उसे दिल्ली तबादला मिल गया। मुकेश फिर से प्रतिभा के साथ अपने घर में रहने लगा। प्रतिभा ने एक सुंदर सी परी जैसी लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम रखा जूही। जूही बिल्कुल जूही के फूल जैसे जीवन में खुशबू बिखेरती हुई आई थी। प्रतिभा और मुकेश के जीवन में जूही के जन्म के पश्चात मुकेश ने भी फैसला लिया कि प्रतिभा को अपने साथ लेकर के कहीं नहीं जाएगी। परंतु प्रतिभा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मन मार करके प्रतिभा को कुछ साल मुकेश से अलग रहना पड़ा। जूही जब थोड़ी बड़ी हुई तब दोनों ने मिल करके यह निर्णय लिया कि जूही को उसके नाना नानी के पास दिल्ली में ही रहने देंगे। अपने नाना नानी के पास रह करके जूही बड़े होने लगी। उसके माता पिता पास न होने के कारण नाना नानी ने उसे बहुत लाड प्यार से रखा, जिस कारण वह जिद्दी हो गई थी। जूही को आज भी याद है वह बात। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपनी नानी से प्रश्न किया था, नानी, मॉम डैड मुझे साथ लेकर के क्यों नहीं जाते हैं? बेटा, उनकी नौकरी ही ऐसी है, कभी भी कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। कितनी बार तुम्हारे स्कूल को बदलते रहेंगे, इसलिए तुम्हें दिल्ली में छोड़ा है। तुम क्यों पूछ रही हो बेटा? मॉम डैड को बहुत मिस करती हो क्या? सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से नानी ने पूछा। नानी, मॉम डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए अलग नहीं रहते हैं। नानी ने समझाते हुए कहा, हाँ बेटा, दोनों ने लव मैरिज किया था, दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे। तुम्हें उनके पास जाना है क्या? नहीं नानी, मैंने यूं ही पूछा। मेरे इतने सारे दोस्त हो गए हैं यहाँ पर, दोस्तों को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊँगा। एक दोस्त तो बहुत ही अच्छा है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आदित्य चोपड़ा, किसी बिजनेसमैन का लड़का है, मुझे बहुत पसंद करता है और मुझे भी वह पसंद है। उस समय जूही क्लास 8th में पढ़ती थी। देखना जूही, संभल करके रहना, अभी से प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना। अभी तो तुझे अपना कैरियर बनाना है। तेरी माँ भी इसी प्यार में पागल हो करके जल्दी शादी कर ली, नहीं तो तेरे नाना जी तेरी माँ को लायर बनाना चाहते थे। प्यार कोई करता है क्या नानी? प्यार तो जब होना होता है तो हो जाता है, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाती है। एक मुस्कान बिखेर करके कहा जूही ने। तेरी माँ की तरह प्यार करके जल्दी शादी मत करना। तेरे नाना तुझे विदेश भेजना चाहते हैं MBA करने के लिए। विदेश तो मुझे भी जाना है, और शादी कौन करना चाहता है? मैं तो किसी को बहुत अच्छे से जाने पहचाने बिना शादी नहीं करने वाली। शादी करके उसके पीछे पीछे नहीं घूमना चाहती। पढ़ लिख करके मेरा भी एक अच्छा करियर होगा। बिल्कुल अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, इसलिए कहती हूँ दोस्ती बाजी में थोड़ी कम किया कर। पर तू सुनती कहाँ है? तेरे नाना जी तो तुझे कुछ नहीं कहते, बिल्कुल आज़ाद छोड़ा है, और कहते हैं मेरी जूही बहुत समझदार है। जूही अपने नाना नानी के साथ बहुत खुश थी और स्वतंत्र जिंदगी जी रही थी। मुकेश का जीवन जीने का ढंग तो वैसा ही रहा, कभी इस शहर कभी उस शहर। नाना नानी से बहुत ज्यादा लाड प्यार मिलने के कारण जूही थोड़ी जिद्दी हो गई थी, परंतु इससे मुकेश को कोई परेशानी नहीं। उसने कहा, अभी वह बच्ची है, मैं भी पास में नहीं रहता। नाना नानी का प्यार मिलता है तो जिद करती है, बड़ी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। प्रतिभा आश्वस्त हो जाती है, फिर भी उसके मन में कोई ना कोई बात खटकती है। वह पति के साथ रहती है मगर अपनी बेटी को भी बहुत मिस करती है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि जो चाहता है इंसान वह नहीं कर पाता है। प्रतिभा मुकेश के साथ भी ऐसा ही था। मुकेश सच का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो समय भी उससे परीक्षा लेगी। सच के रास्ते पर चलते चलते मुकेश ने कांटों की चुभन बहुत सही, परंतु उसने कभी भी सच का रास्ता नहीं छोड़ा। जूही की 10वीं कक्षा का
परीक्षा परिणाम देख करके उसके नाना नानी, मॉम डैड सभी बहुत खुश थे। जूही जितने दोस्तों की संगत में बैठती घूमती उसके पढ़ाई पर बुरा असर नहीं पड़ा। 10वीं कक्षा में जूही ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट में आई। उसने कॉमर्स लेकर के पढ़ने का निर्णय लिया। नाना भी वही चाहते थे। जैसे ही आदित्य चोपड़ा को पता चला कि जूही कॉमर्स सब्जेक्ट लेने वाली है तो उसने भी अपना निर्णय बदल दिया और कॉमर्स लेने का फैसला किया। आदित्य और जूही अक्सर एक ही डेस्क पर बैठते क्लास में। दोनों को लेकर के कक्षा में बहुत बातें होती, मगर इन सब से उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों का ही स्वभाव है बिंदास रहने का और दोनों बिंदास ही रहते। घूम फिर करके फिर वही एक ही डेस्क पर बैठ जाते। दोनों में नोट्स का अदला बदली भी बहुत होता था। एक दूसरे को मदद करने के लिए दोनों कभी पीछे नहीं हटते। कई बार आदित्य नोट्स में छिपा करके कुछ लिख देता, जैसे यू आर वेरी ब्यूटीफुल, योर स्माइल इज ए वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक योर स्माइल आदि आदि। वही पढ़ करके एक मुस्कान बिखेर देती और रिप्लाई भी करती, आई लाइक यू आदित्य, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, कभी मुझसे बिछड़ना मत। छुट्टी के दिन में नाना से रुपए लेकर के आदित्य के साथ माल घूमने जाती, मूवी देखती, खूब सारी खरीदारी करके आती। आदित्य भी कुछ कुछ ले करके उसे देता, वह भी आदित्य को कुछ गिफ्ट करती। इस तरह से धीरे धीरे दोनों की चाहत ने प्यार का रूप कब लेना शुरू किया दोनों को ही पता नहीं चला। यह प्यार था या एक आकर्षण, यह कहना मुश्किल है। परंतु दोनों एक दूसरे के लिए दीवाने जरूर थे। जूही के नानी को उसका बदला हुआ व्यवहार, उठने बैठने का ढंग थोड़ा सा अटपटा लगा तो एक दिन पूछा, क्या बात है जूही, आजकल तू अकेली अकेली मुस्कुराती है, आईने के सामने खड़ी होकर के खुद को निहारती है, कभी कभी अपने आप से बातें भी करती है, सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, किसी से इश्क विस्क तो नहीं हो गया क्या नानी? तुम भी ना, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा देखती रहती हो, तुमने कभी इश्क किया है क्या? नानी को दोनों हाथ से पकड़ करके प्यार से पुचकार देती है और पूछती है, चल हट बदमाश कहीं की, अपने जमाने में कहीं इश्क करने का मिलता था क्या? थोड़ी सी बड़ी हुई तो माँ बाप ने पकड़ करके तेरे नाना से शादी कर दी, रोते रोते ससुराल आ गई, अपने को इश्क नहीं समझ में आता, तो क्या नाना से तुमने कभी इश्क किया ही नहीं, बिना इश्क किए ही जीवन निकाल दिया? हाय राम, ऐसा भी होता है क्या? मैं तो बिना इश्क किए किसी से शादी नहीं करूंगी, वो तो तेरे रंग ढंग से ही पता चल रहा है। नाना के लाड प्यार ने बहुत बिगाड़ दिया है, मुझे तो कुछ कहने नहीं देते, अगर कभी कुछ कह दिया तो फिर तो मेरी सामत आई है, तेरे मॉम डैड से तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। कर दो शिकायत, मैं नहीं डरती, उन्होंने भी तो इश्क करके शादी की, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? अच्छा तो तुझे सारी बातें बता करके मैंने गलती की है, तेरे मॉम डैड सुनेंगे तो मुझे ही बुरा कहेंगे, खबरदार जो तूने कभी मॉम डैड से इस बारे में बात किया तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। नहीं कहूंगी नानी, मैं तो मजाक कर रही थी और आप बुरा मान गई। मेरी नानी मुझसे बात नहीं करेंगी तो मेरा खाना कैसे हजम होगा? नानू को तो समय ही नहीं मिलता है मुझसे बात करने का, जब देखो तब उलझे रहते हैं मुजरिमों के बीच में। नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं बनना है लायर, नाना चाहते थे ना मुझे लायर बनाना, अपनी बेटी को तो नहीं बना पाए, इसलिए अपनी इच्छा मुझ पर थोपना चाहते हैं। मुझे तो एमबीए करना है लंदन से, आदित्य भी जाएगा लंदन एमबीए करने के लिए, बड़ा मजा आएगा, दो दोस्त साथ मिल करके जाएंगे। जूही खिलखिला करके हंस पड़ी थी, तो तूने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिल करके प्रोग्राम बना भी लिया है, सोच लिया है लंदन जाना है? मम्मी पापा को कुछ पता भी है? उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है क्या? उनकी राय जानना आवश्यक नहीं है क्या? पढ़ाई तो मुझे करनी है नानी, करियर भी मुझे बनाना है, फिर मॉम डैड से पूछना क्यों? उनके हिसाब से मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या? उन्होंने जब इश्क किया था आपसे पूछा था क्या? नानू तो मॉम को लायर बनाना चाहते थे पर वह तो नहीं बनी, मुझे एमबीए करना है, उनसे पूछ करके क्यों करना है? एक बार जब सब फाइनल हो जाएगा तो उनको बता दूंगी कि मैं लंदन जा रही हूँ। नानू तो तैयार हैं मुझे लंदन भेजने के लिए। खुशी से उछल पड़ी थी जूही। जूही की बात सुन करके उस दिन नानी चुप हो गई, कुछ कहा नहीं, मगर मन ही मन सोचने लगी,
अपने नाना से प्यार पा करके दिन प्रतिदिन यह लड़की बिगड़ती जा रही है। इसके मम्मी पापा को तो चिंता ही नहीं है। लड़की हमें सौंप दी, बस फुर्सत हो गई। मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनती है। नाना और पोती मिलकर के पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पकाते रहते हैं। लंदन पढ़ने जाएगी अच्छी बात है, परंतु इसमें आदित्य को जकड़ने की क्या जरूरत है। पता नहीं इस आदित्य के साथ मिलकर के कौन सा गुल खिला रही है। एक तो बड़े बाप का बेटा है, हमारे साथ कोई तालमेल नहीं है। कहीं इसके कदम बहक गए तो संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ नानी, एकदम चुप हो गई, क्या सोच रही हो? जूही ने नानी को झकझोरा। कुछ नहीं कुछ नहीं, यूं ही तेरे बारे में सोच रही थी। तू अगर लंदन चली जाएगी तो पूरा घर सूना हो जाएगा, तेरे बिना कैसे रहूंगी, यही सोच रही थी। अरे नानी, मैं अभी कौन सी जा रही हूँ, 12th पास करने के बाद बीकॉम करूंगी किसी अच्छे कॉलेज से, उसके बाद लंदन जाना है। अभी भी 3 साल हैं। आप अभी से चिंता क्यों करने लगी? अभी तो मुझे संडे को स्कूल की ओर से टूर जाना है। हम लोग 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। सब लड़के लड़कियां मिल करके बड़ा मजा आएगा। कहाँ जा रही हैं? हम जा रहे हैं कुल्लू मनाली, बहुत सुंदर जगह है। आदित्य कह रहा था अपने मॉम डैड के साथ पहले जा चुका है। उसके मॉम डैड तो हर बार गर्मी में वहीं समय बिताते हैं। जूही खुशी से चहक रही थी। नाना को पता है? नहीं, आज नाना को बताना है। नाना इतनी देर से आते हैं, आ करके थक जाते हैं, इसलिए अभी तक बताया नहीं, पर आज बताना ही है, क्योंकि टीचर ने फंड जमा करने के लिए कहा है। सबके लिए गाड़ी रिजर्व करनी है। साथ में टीचर जा रही है ना? हाँ, लड़कियों के लिए एक लेडी टीचर और लड़कों के लिए जेंट्स टीचर। आज शुक्रवार है, बीच में केवल 1 दिन रह गया है। कितने दिन के लिए जा रही है? हम लोग 1 वीक के लिए जा रहे हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, इसी संडे को तो तुम्हारे मम्मी पापा आने वाले हैं, फिर उनसे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि उन लोग फिर शनिवार को ही निकल जाएंगे। तू कब आएगी? मॉम डैड आ रहे हैं, आपने पहले बताया, पर मुझे तो इस बार जाना ही है नानी। अभी तक मैं कुल्लू मनाली नहीं गई हूँ। डैड इतना बिजी रहते हैं कि कभी लेकर के ही नहीं गए। यह मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं संडे दोपहर तक आऊंगी, तब तक तो मॉम डैड निकल भी जाएंगे। कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो मिल लूंगी। तू जाने और तेरे मम्मी पापा जाने, मैं इसमें क्या बोलूं? कुछ बोलूंगी तो तू सुनेगी क्या? इतनी जिद्दी है। नाना की लाडली, केवल नाना की लाडली हूँ क्या? आपकी लाडली नहीं हूँ। फिर नानू कभी मुझे डांटते हैं तो आप उनसे झगड़ती क्यों हो? वह तो इसलिए कि तू रोने लग जाती है और कुछ नहीं। अच्छा नानी, एक बार मेरी आंखों में आंखें मिला करके कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, फिर मैं मान जाऊंगी। ऐसे ही तुझे शैतान की नानी नहीं बोलती। तू सच में शैतान की नानी है। शैतान की नानी या नानी की शैतान? जूही की बात सुन करके नानी जोर जोर से हंसने लगी। जूही भी हंस पड़ी साथ में। तुम दोनों किस बात पर इतनी जोर जोर से ठहाके मार रही हो? मुझे भी सुनाओ, मैं भी तो थोड़ी देर के लिए हंस लूं, वरना दिन भर मुजरिम और वकील की बातें सुनते सुनते दिमाग थक जाता है। घर के अंदर प्रवेश करते हुए नाना जी ने कहा, आपकी शैतान जूही जहां पर हो वहां पर कोई बिना हंसे कैसे रह सकता है? आखिर मेरी जूही है। तुम्हारी होती तो तुम दिन भर रुलाती रहती। आते ही उलाहना देना शुरू कर दिया आपने। मुंह फुला लिया नानी जी ने। आप आ गए नानू, आइए, आप आ करके बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बना करके देती हूँ गर्मा गर्म। सारी थकान दूर हो जाएगी। हाथ से ब्रीफ केस लेते हुए जूही ने कहा, देखा मेरी परेशानी का कितना समझती है, वरना तुम तो आते ही शिकायत का पुलिंदा लेकर के बैठ जाती हो। फिर आप मुझे उलाहना दे रहे हैं। नानू, क्यों लड़ रहे हो आप दोनों बच्चों के जैसे? आप एक बहुत अच्छी खबर सुनो। संडे को हम सब क्लासमेट मिल करके कुल्लू मनाली जा रहे हैं। मुझे बहुत सारी खरीदारी करनी है। आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए, बस इतनी सी बात। वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाल करके देते हुए कहा, लो, जितनी तुझे खरीदारी करनी है कर लेना, बस खुश रहना। तेरे मुख पर मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपके इस लाड प्यार ने ही तो इसे इतना बिगाड़ दिया है। क्या बिगाड़ दिया है? हमेशा क्लास में अच्छा रिजल्ट लेकर के आती है। ऐसा क्या करती है जो झगड़ने वाली बात कर रही हो?
नाना जी ने चिढ़ते हुए कहा। आपको फुर्सत कहाँ है इसके बारे में जानने की? हमेशा जुबान पर एक लड़के का नाम रहता है, पता नहीं क्या चल रहा है दोनों के बीच में। मुझे तो चिंता होती है कभी कभी। नानू, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्लासमेट भी है। नानी तो बस यूं ही बातों का बतंगड़ बना देती हैं। तेरी नानी की इसी आदत से तो मैं भी परेशान हूँ। राई का पहाड़ बना करके ऐसा प्रस्तुत करती हैं कि सामने वाला घबरा करके हार्ट अटैक कर जाए। हा हा करके हंसने लगे नाना जी। नानू की वह बेपरवाह हंसी आज भी जूही के कानों में गूंजती है तो दिल में खलबली सी होने लगती है। कितना विश्वास था नानू को मुझ पर जब उनका विश्वास टूटा था। नहीं नहीं, मैं पुरानी बातें नहीं सोचना चाहती। दिल अंधेरे रास्ते पर भटकने लगता है। जूही के मानस पटल पर आज भी सारी बातें ऐसे अंकित हैं जैसे कल की ही घटना है। भुलाए नहीं भूलती है वह। प्यार भरे पल जब भी याद आती है तो आंखों की कोरें गीली ना हो ऐसा संभव ही नहीं होता है। नाना और नानी ने तो सब कुछ उड़ेल कर उसे दे दिया था, परंतु वह सचमुच क्या नाना नानी को खुशी दे पाए? आज भी यह बात सोचने बैठ जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कहीं कुछ तो कमी रह गई है। नाना नानी के उस प्यार के बदले, उस विश्वास के बदले वह विश्वास नहीं दे पाई थी। आज भी बात याद आती है तो दिल में एक हुक सी उठती है जो दिल को लहूलुहान कर देती है। कुल्लू मनाली का वह सफर तो जूही के दिल में ऐसे बस गया था कि जब भी फुर्सत का वक्त मिलता सारा दृश्य आंखों के सामने घूम जाता। सब लोगों ने मिलकर के बस में बहुत मस्ती की। अंताक्षरी का खेल और एक के बाद एक रोमांटिक गानों का दौर चला। जूही और आदित्य एक ही सीट पर बैठे थे और गानों का मजा ले रहे थे। बीच बीच में दोनों मिलकर के गाने भी गा रहे थे। सुंदर वादियों और पहाड़ों में हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। उनको देख करके दूसरी सहेलियां और दोस्त पीछे से फिक्रे कस रहे थे और हंस रहे थे, मगर दोनों के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा था। सबसे बेखबर दोनों अपनी ही दुनिया में ऐसे खोए हुए थे जैसे इन वादियों में केवल वे दोनों ही घूम रहे हों। दोनों का इस तरह से घूमना टीचर्स को पसंद नहीं आया तो उन्होंने बुला करके कहा, जूही, आदित्य, तुम दोनों सबके साथ मिल करके क्यों नहीं घूम रहे हो? दोनों अकेले ही कहीं अलग दुनिया में खोए हुए से लग रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो तुम दोनों सबके साथ मिलकर के घूमो, सबसे बातें करो। ऐसे टूर का यही अर्थ होता है कि सब में एक दोस्ताना ताल्लुक हो जाए, एक दूसरे से बातें शेयर करो, अपने विचार शेयर करो, तभी तो ऐसी जगह घूमने का मजा आता है। सब मिलकर के फोटोग्राफी भी करो। यह ऐसी मेमोरीज रहेगी स्कूल लाइफ की जो आगे चल कर के सबको पसंद आएगी। टीचर्स की बात सुन करके आदित्य और जूही कुछ देर तो सबके साथ घूमते रहे, फिर वही ढाक के 3 पात। आखिर टीचर ने कुछ कहना ही छोड़ दिया। सोचा यह टूर ऐसा है कि इसमें सबको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अधिक रोक टोक अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। जाने दो, जिसे जो अच्छा लगे करने दो। टीचर्स भी बेफिक्र हो करके घूमने का आनंद उठा रहे थे। आदित्य और जूही ने वादियों में पहाड़ों में घूम करके खूब फोटोग्राफी की और खूब सारी यादें बटोर करके ले आए। केवल फोटो ही नहीं, साथ साथ कीमती समय बिताने की खूबसूरत यादें थी दिल में। एक टूर के पश्चात दोनों और करीब आ गए। अब तो आए दिन दोनों में फोन पर भी बातें होने लगी थी जो नानी से नहीं छुप पाई थी। नानी ने सोचा ऐसी बातें तो लवर्स के बीच में होती है, किसी दोस्तों के बीच में नहीं। और भला कोई दोस्त रोज रोज फोन करके क्या बात करेगा? उनके मन में बात खटकने लगी तो उसने अपने हस्बैंड अर्थात नाना जी से यह बात कही तो उन्होंने कहा, अभी उम्र है दोस्ती करने की, एक दूसरे को जानने की। इस उम्र में अपोजिट डायरेक्शन में आकर्षण होता ही है, यह साधारण बात है। समय बदल गया है, तुम्हारा हमारा समय अलग था। इनको अपनी जिंदगी जी भर के जी लेने दो, इसके बाद तो पता नहीं कौन कहाँ चला जाएगा। अगर हमारी जूही लंदन चली जाएगी तो वहां पर जा करके क्या करेगी? हमें हमेशा पता चलेगा क्या?
हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। तुम उसे अच्छी बुरी बातों को सीख दे देना, बाकी उसके ऊपर छोड़ दो। जिंदगी तो उसी को जीना है। हम कब तक रहेंगे उसके साथ? मुझे पूरा विश्वास है उस पर कि हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी वो। आपका कहना सही है और आपका विश्वास भी, मगर स्कूल में पढ़ते पढ़ते किसी लड़के के साथ इतना ज्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं है। अभी तो जिंदगी पड़ी है उसकी, जब समय आएगा तो कर लेगी इश्क विश्क, जैसे हमारे प्रतिभा ने की थी। हमने उसका विरोध किया था क्या? अच्छा लड़का था इसलिए शादी भी कर दी थी। आप तो उसके मम्मी पापा से बात कर लेना इस बारे में। मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, जीवन भर बहुत से केसेस सॉल्व किए हैं, बुरे से बुरे केसेस सॉल्व किए हैं। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? उसके मम्मी पापा ने अपनी बेटी जूही को हमारे भरोसे छोड़ दिया है, तो उन्हें क्यों परेशान करें? वे समझेंगे कि हम जूही की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उसी के कारण ही तो हमारे जीवन में इतनी चहल पहल बनी हुई है, वरना हम दोनों तो ठूठा आम के पेड़ हैं। अगर उसके मम्मी पापा जूही को ले गए तो सूना हो जाएगा जीवन हमारा। कहाँ जाएंगी? जूही रहेगी तो हमारे पास ही, परंतु उसके बारे में सारी बातें उसके मम्मी पापा को भी पता होनी चाहिए। बस मैं यही समझाना चाहती हूँ, परंतु तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। कल जूही लंदन चली जाएगी, तब क्या करोगे? हमारा जीवन सूना नहीं हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, आने दो प्रतिभा और मुकेश को, उनसे बातें करेंगे। इस वक्त मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। दिन भर इतने बुरे बुरे केसेस सॉल्व करते रहते हैं, उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है। उस दिन नानी जी चुप हो गई, वो बात वहीं खत्म हो गई। जूही के मम्मी पापा प्रतिभा और मुकेश जब घर आए तो नानी जी से रहा नहीं गया। उसने एक दिन जूही के बारे में सारी बातें कह डाली तो दोनों ने गंभीरता से नहीं ली और कहा, इस उम्र में ऐसा होता है। हमारी जूही बहुत समझदार है, या तो उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस पता चल जाता है, पर बिंदास नेचर की है, इसलिए बिंदास होकर के अपना जीवन जीती है, परंतु अपनी पढ़ाई पर कोई असर नहीं होने देती। यही क्या हमारे लिए कम है? परंतु मुकेश को यह पता ही नहीं था कि आदित्य अखिलेश चोपड़ा का बेटा है। अगर पता होता तो जाने कौन सा कदम उठाता, क्योंकि अखिलेश चोपड़ा और उसका तो 36 का आंकड़ा है। जूही स्कूल टूर पर गई है, सुन करके दोनों को बड़ी खुशी हुई। उनको कभी ऐसा वक्त ही नहीं मिला कि बेटी को लेकर के हिल स्टेशन की सैर करते। कभी कभी तो घर में बैठ करके प्रतिभा भी बोर हो जाती, परंतु मुकेश की आदत से वह परिचित थी। वह अपने काम को छोड़ करके हिल स्टेशन घूमने जाएगा, यह सोचना भी कई बार सपने जैसा लगता है। हाँ, एक बार जरूर उन लोग गोवा हो करके आए हैं, उसके बाद तो कई साल हो गए कहीं जाना ही नहीं हुआ। दोनों की बातें सुन करके नानी जी चुप हो गई, कहने को कुछ रह ही नहीं गया। जैसे जैसे दोनों किशोर उम्र से यौवन की दहलीज पर कदम रखने लगे, वैसे वैसे दोनों की नजदीकियां और बढ़ने लगी। अब तो दोनों को लेकर के स्कूल में काफी चर्चाएं भी होने लगी। पढ़ाई में भी दोनों अव्वल और दोस्ती और इश्क में भी अव्वल, यह जुमला सबकी जुबान पर। दोनों इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, क्योंकि यह जुमला दोनों को अधिक खुशी देता बजाय दुख के। सभी टीचर्स भी दोनों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को देख करके खामोश हो जाते, क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस स्कूल के लिए मायने रखता था। एक बार स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर मार्गरेटा ने बुला करके दोनों को समझाया, तुम दोनों का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इससे हम सब खुश हैं, मगर तुम दोनों की दोस्ती स्कूल में चर्चा का विषय बन गया है। यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, आई थिंक यू कीप दैट इन माइंड। यस सिस्टर, वी वोंट फॉरगेट इट, दोनों ने सिर झुका करके कहा। उस दिन से दोनों स्कूल में एक डेस्क पर बैठना छोड़ दिए, स्वयं पर संयम बरतने की कोशिश की। उन दोनों के इस रवैये से भी उनके दोस्त और क्लासमेट्स को परेशानी होने लगी। इस बात पर भी उन लोग कमेंट करने में पीछे नहीं हटते। आजकल सोहनी महिवाल का क्या हो गया, एक डेस्क पर बैठना छोड़ दिए, कहीं लड़ाई तो नहीं हो गई? फिर जोर जोर से सब लोग हंसने लगते। एक क्लासमेट ने तो क्लास फ्री मिलते ही गाना शुरू कर दिया, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रो। पूरी क्लास हंसी की गूंज से गूंजने लगी। एक ने कहा, तुम लोगों को पता भी है किनको फिक्रे कस रहे हो?
एक के डैड आईएएस अफसर हैं और एक के डैड शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर घर में तुम लोगों की शिकायत कर दी तो सामत आ जाएगी। प्रिंसिपल के पास शिकायत पहुंच गई तो रेस्टिकेट कर दिए जाओगे। फिर हंसी की गूंज से क्लास गूंज उठी। दूसरे ने कहा, तो क्या हुआ, मेरे डैड सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, अगर तिहाड़ में बंद हो गए तो डैड छुड़ा लेंगे, चिंता किस बात की। फिर हंसी गूंज उठी। अब तो आए दिन ही यह सब दोनों को सुनने की आदत सी हो गई थी। एक साथ बैठो तो मुश्किल और अलग बैठो तो मुश्किल। वैसे सच कहें तो यह मुश्किल दोनों ने ही पैदा की थी। अपनी नासमझी के कारण ही दोनों अपने ही जाल में फंस गए। पर इस बात को भी नकार नहीं सकते हैं कि इस मसालेदार नोक झोंक में दोनों को ही मजा आने लगा था, क्योंकि उम्र ही ऐसी थी और दोनों एक दूसरे के दीवाने भी थे। जब सब लोग फिक्रे कस करके ताने मार करके अपना समय व्यतीत करते थे, उस समय दोनों अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे। दोनों ने मिल करके यह तय कर लिया था कि जिन लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारना है, और यह तमाचा अपने अच्छे रिजल्ट से मारेंगे। और वही हुआ। दोनों की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी। क्लास 11th का रिजल्ट आया तो आदित्य प्रथम और जूही ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सबके गालों पर तमाचा पड़ गया। धीरे धीरे सब चुप हो गए। प्रिंसिपल सिस्टर मार्गरेटा भी दोनों के रिजल्ट से बहुत खुश हुई और अपने ही कमरे में बुला करके दोनों को बधाई दी। दोनों का अगला डेस्टिनेशन था 12th क्लास की बोर्ड परीक्षा में पूरे देश में मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना। दोनों ने एक साथ एक कोचिंग क्लास ज्वाइन की और गर्मी की छुट्टियों में रेगुलरली कोचिंग क्लास जाने लगे। उम्र के साथ साथ दोनों में थोड़ी सी गंभीरता भी आने लगी थी। हालांकि दोनों की दोस्ती में कहीं से भी कोई कमी नहीं हुई। जिस तरह एक दूसरे के दीवाने थे उसी तरह से पढ़ाई के प्रति भी दोनों गंभीर थे, क्योंकि दोनों को दिल्ली के सबसे अच्छे कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। अलग अलग कॉलेज में जाना दोनों को मंजूर नहीं था। जूही और आदित्य की परिश्रम रंग लाई। दोनों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा। देश भर में मेरिट लिस्ट में भी दोनों का नाम आया। फिर क्या था, सारे अखबार के प्रथम पृष्ठ पर ही परीक्षा परिणाम के साथ फोटो भी छपी थी। सिस्टर मार्गरेटा गदगद हो गई। दोनों की प्रशंसा में असेंबली में एक पूरा भाषण दे डाली और दूसरे स्टूडेंट को इन दोनों का अनुसरण करने के लिए कहा। असेंबली में खड़ी खड़ी जूही की एक क्लासमेट ने हाथों से मुंह दबा करके हंसते हुए कहा, तो क्या बॉयफ्रेंड के मामले में भी इसका अनुसरण करें? हमें तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आया तो बॉयफ्रेंड कैसे बनाएंगे? पास में खड़ा उसका ही एक क्लासमेट ने नहले पे दहला दे मारा, मैं पास ही तो खड़ा हूँ और तुझे बॉयफ्रेंड नहीं दिख रहा है? बॉयफ्रेंड का मतलब है जो फ्रेंड बॉय है वही बॉयफ्रेंड है, मैं कोई लड़की तो नहीं हूँ। फिर दोनों मुंह हाथों से दबा करके हंसने लगे। यह दुनिया इतनी सीधी तो नहीं है कि किसी को खुश देख करके खुद खुश हो जाए। जूही और आदित्य अगर खुश है तो दुनिया को क्यों नहीं सहन हो रही है? कोई ना कोई कमी निकाल करके दोनों की हंसी उड़ाना या तो दुनिया की फितरत है। यह आज नहीं सदियों से ही ऐसा होता आया है और जब तक यह संसार है तब तक यह सब चलता रहेगा। इसलिए तो जूही और आदित्य को किसी की कोई चिंता नहीं है। वे दोनों अपने आप में खुश थे। दोनों में वैसे देखा जाए तो बुराई कुछ नहीं है। ना वे किसी की बुराई करते हैं और ना किसी की हंसी उड़ाते हैं। बस अपने आप में मस्त और मगन और पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। इसमें ऐसी कौन सी बुराई की बात आ गई जो दुनिया को सहन नहीं होती है? कई बार दोनों इन सब बातों को लेकर के चर्चा भी करते हैं, मगर प्रश्नों का उत्तर कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हार करके कहते हैं, जिसे जो कहना है कहने दो, हम वही काम करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। दूसरों की चिंता लेकर के क्यों मगजमारी करें? मगर प्रश्न है, समाज के संस्कार को ताक पर तो रख नहीं सकते हैं। कुछ नियम है जिसे मान करके चलना पड़ता है, वरना समाज आपको कभी भी सम्मान नहीं देगा। समाज की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि समाज आपकी गलती को कभी भी क्षमा नहीं करेगा। अखबार में जूही का फोटो देख करके
उस दिन प्रतिभा उछल पड़ी। मुकेश ऑफिस जाने की तैयारी में लगा हुआ था, इसलिए अखबार की ओर ध्यान नहीं दे पाया। प्रतिभा कहाँ चुप बैठने वाली थी, उसने जोर से चिल्ला करके कहा, मुकेश मुकेश देखो हमारी जूही ने क्या कमाल कर दिया। मुकेश शेविंग कर रहा था, शेविंग करते करते ही पूछा, ऐसा क्या कमाल कर दिया हमारी बेटी ने भाई? अब पहेलियां बुझाती रहोगी या पूरी खबर बताओगी? परीक्षा परिणाम तो अच्छा आया ही है, जूही का ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट लिस्ट में आई है। प्रतिभा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बेटी किसकी है भाई? मैं ना कहता था मेरी जूही बहुत समझदार है। हाँ, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ इधर उधर घूमती रहती है, ठीक है, उम्र का तकाजा है। नए जमाने के बच्चों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना ठीक नहीं है, बच्चे पसंद नहीं करते हैं। एक जमाना था हम माँ बाप के हिसाब से चलते थे, अब यह जमाना है माँ बाप को बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। हंसने लगा मुकेश। बेटी ने बहुत अच्छा किया है, तो वह तुम्हारी बेटी हो गई। अगर कुछ बुरा करती तो मेरी बेटी हो जाती। तुम मर्दों में यह दोगलापन क्यों? तुम लोग हर हाल में क्रेडिट लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हो। रहा सवाल माँ बाप के मानने की बात, तो मेरे डैडी ने मुझे बहुत आजादी दी, तभी तो मैं तुमसे शादी कर पाई, वरना डैड मुझे किसी लायर से शादी कर देते। वैसे डैड मुझे लायर बनाना चाहते थे, परंतु मैंने मना कर दिया, तो मुझ पर कभी जोर भी नहीं दिया। अरे भाई नाराज क्यों होती हो? तुम्हारी भी बेटी है, अकेला क्रेडिट कहाँ ले रहा हूँ? जूही की सफलता में केवल हम दोनों का ही हाथ नहीं है मुकेश, हम लोगों से अधिक क्रेडिट मेरे मॉम डैड को जाता है, जिन्होंने बचपन से लेकर के अभी तक उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हम दोनों तो कहने के लिए मॉम डैड हैं, हम लोगों से ज्यादा तो वह अपने नाना नानी के करीब है। मैं इस बात को दिल से मानती हूँ। अगर वे दोनों नहीं होते तो मेरा कैरियर भी सफलता पूर्वक नहीं चलता। मैं रात को आकर के तीनों से इत्मीनान से बात करूंगा, तुम मेरे जाने के पश्चात बात कर लेना और कह देना कि आज मैं थोड़ा अधिक व्यस्त हूँ, रात को बात करूंगा। जूही बुरा ना माने। फिर मैंने एप्लीकेशन दिया है दिल्ली में ट्रांसफर के लिए, देखो हो सकता है मुझे ट्रांसफर मिल जाए। मिल जाएगा तो कम से कम 1 साल तो जूही के साथ रह सकते हैं। मुकेश ने खुश होते हुए कहा, मेरा तो मन हो रहा है कि एक बार जूही से मिल करके आओ। तुम कोई प्रोग्राम बनाओ ना, 2 दिन के लिए ही सही, मिल करके उसकी सफलता का सेलिब्रेट करेंगे तो बहुत खुश हो जाएगी। वरना उसके मन में यही मलाल रहेगा कि मॉम डैड इस खुशी के मौके पर भी मुझसे मिलने नहीं आए। चलो देखते हैं, वैसे भी आज मुझे सब लोग कांग्रेचुलेशन देने वाले हैं, मौका मिलते ही बात करूंगा। अब तुम्हारा बॉस कौन है? क्यों? हमारा बॉस तो चीफ मिनिस्टर है, वो चाहे तो हमें रोक ले, वो चाहे तो हमारा ट्रांसफर कर दे। उनके हाथ में ही तो आईएएस घोड़ों की लगाम रहती है। अगले साल मेरा प्रमोशन भी है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मैं कमिश्नर बन जाऊंगा। एक बार कमिश्नर बन गया तो दिल्ली में जा करके बैठूंगा, अपनी जूही के साथ रहूंगा। तुम दिल्ली जाओगी और जूही लंदन। कितने सालों का साथ रहेगा हमारा? जितने समय का हो उसी समय को यादगार पल बना लेंगे। सकारात्मक सोच यार, तुम्हें अच्छे से पता है मैं सकारात्मक सोचती हूँ। आपने अपने मॉम डैड को अचानक देख करके जूही खुशी से उछल पड़ी। वाओ व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज डैड मॉम, यस माय लिटिल एंजल, यू डिजर्व इट। आपने हमें अपनी बड़ी खुशी दी और हम आपको इतनी सी खुशी नहीं दे सकते क्या? आई एम प्राउड ऑफ यू। अपनी बेटी को बाहों में भर करके उसके माथे पर एक चुंबन अंकित कर दिया मुकेश ने। आई एम आल्सो प्राउड ऑफ यू माई परी, तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें वही देंगे जो तुम्हें पसंद है, प्रतिभा ने खुश हो करके कहा। अभी बातचीत चल ही रही थी कि नाना जी ने आकर के कहा, तुम लोग अचानक, कोई खबर भी नहीं की, दिल्ली में कोई काम पड़ गया क्या मुकेश को? नहीं मम्मा, हम तो जूही को सरप्राइज देना चाहते थे इसलिए अचानक आए, प्रतिभा ने कहा। हाँ जूही ने इतना अच्छा किया तो सी डिजर्व इट। डैड कहाँ है मम्मा? वे तो खुश है ना, बहुत खुश है, खुशी से पागल हुए जा रहे हैं। जूही के लिए, जूही को क्या चाहिए? किसी भी बात से संतुष्टि नहीं हो रही है, उनका बस चले तो सारी दुनिया जूही के कदमों में डाल दें। अरे भाई किसकी इतनी तारीफ हो रही है? तुम लोग कब आए? ना टेलीफोन ना कोई खबर। अचानक नाना जी ने कहा, डैड आपकी जूही ने तो कमाल कर दिया, इसलिए उसे सरप्राइज देने आए हैं। मुकेश ने खुश होकर के कहा,
बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था, केवल फोन से बात करके कांग्रेचुलेशन कहने से बात नहीं बनेगी, बिल्कुल बड़ी सी पार्टी होनी चाहिए इस खुशी में। डैड, हम आपके साथ हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। किसको किसको बुलाना है बुला लीजिए, हम पार्टी का इंतजाम करते हैं। नाना नानी ने अपने दोस्तों को बुलाया, मॉम डैड ने अपने दोस्तों को बुलाया और जूही ने अपने करीबी दोस्तों को पार्टी में बुलाया। पार्टी अपनी पूरी सबाब पर थी। मॉडर्न गानों की धुन पर थिरकते हुए कदम, बल खाती हुई कमर, हाथ में जाम और आंखों में नशा। जूही अपने दोस्त आदित्य के साथ आंखों में आंखें डाल करके थिरक रही थी। अचानक प्रतिभा की नजर जूही पर पड़ी तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि जूही की आंखों में कुछ तो है आदित्य के लिए। यह केवल पार्टी का नशा नहीं है और ना ही ये पीने का नशा है। यह नशा तो प्रेम डगर पर चलने वाले से लवर्स की आंखों में होता है। एक जमाना था जब वह भी इस नशे की शिकार हो चुकी है। भला वह समझने में गलती कैसे कर सकती है। प्रतिभा धीरे धीरे जूही के पास आई और उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, हाय डार्लिंग, आर यू हैप्पी? मॉम की आवाज सुनकर के जूही जैसे नशे से जाग उठी। ओह मॉम, हैप्पी, वी आर हैप्पी। तुम्हारे साथ यह कौन है परी? ओ मॉम, मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराना भूल ही गई। यह है आदित्य, माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय क्लासमेट। न्यूज़पेपर में जो दूसरा नाम आया था आदित्य चोपड़ा, वही है, वही आदित्य चोपड़ा। कांग्रेचुलेशंस माय सन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप जूही की क्लासमेट हो एंड बेस्ट फ्रेंड हो जान करके बहुत अच्छा लगा। दोस्त हो तो ऐसा। थैंक यू आंटी, आई एम वेरी लकी बिकॉज जूही इज माई बेस्ट फ्रेंड। आगे का क्या सोचा है आपने? किस कॉलेज में जाना है? प्रतिभा ने पूछा। हमने और जूही ने मिलकर के यही फैसला किया है कि दिल्ली को जो सबसे अच्छा कॉमर्स कॉलेज है उसी में एडमिशन लेंगे। हमारा परसेंटेज अच्छा है तो उम्मीद करते हैं कि हमें एडमिशन मिल जाएगा, मुस्कुरा करके जवाब दिया आदित्य ने। गुड, वेरी गुड। आफ्टर बीकॉम क्या करने का इरादा है? बिजनेस या आगे और स्टडी करना है? जूही बता रही थी आपके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। चोपड़ा एंड सन्स आपकी कंपनी है। मेरी नहीं आंटी, मेरे फादर की कंपनी है। मैं तो अभी स्टूडेंट हूं और मुझे आगे भी पढ़ना है, एमबीए करने के लिए लंदन जाना है। वाओ, वेरी गुड। जूही को भी तो लंदन जाना है एमबीए करने। हम दोनों ने मिलकर के ही तय किया है कि हम एक ही बिजनेस स्कूल में जाएंगे, जूही ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तुम दोनों ने मिलकर के डिसाइड भी कर लिया। तुम बच्चे ना हमसे एक कदम आगे को सोचते हो, इसलिए तो कहते हैं न्यू जनरेशन। हंसने लगी प्रतिभा। भाई क्या कर रही हो? न्यू जनरेशन? क्या बातें हो रही हैं, हमें भी तो बताओ, मुकेश ने अचानक आकर के पूछा। डैड, ये है मेरा दोस्त आदित्य चोपड़ा, इसका भी पेपर में नाम आया था, आपने पढ़ा होगा। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, एक ही सब्जेक्ट है हम दोनों का, कॉमर्स। तो तुम ही हो आदित्य जिसे मेरिट लिस्ट में सेकंड पोजीशन मिला है। यस अंकल, क्रेडिट गोज टू जूही, क्योंकि जूही मुझे बहुत नोट्स दिया करती थी। उसका नोट्स पढ़ करके ही मैं मेरिट में आ पाया हूँ, प्रशंसा करते हुए आदित्य ने कहा। नो डैड, आदित्य भी मुझे बहुत से नोट्स दे करके मेरी हेल्प करता था, अभी तो मेरा भी इतना अच्छा रिजल्ट आया है। हो समझ गए, तुम दोनों रियली बेस्ट फ्रेंड हो, एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हो। आई लाइक योर एटीट्यूड। बाय द वे, सुना है आपके फादर बिजनेसमैन है, कंपनी का नाम क्या है? यस अंकल, कंपनी का नाम आदित्य नाम बताता इससे पहले मुकेश को उसके दोस्त ने पीछे से आवाज दी और वह दोस्त के पास चला गया। अगर कंपनी का नाम सुन लेता तो पता नहीं क्या कहर टूट पड़ता। चोपड़ा एंड सन्स कंपनी के मालिक और इस कंपनी से तो मुकेश का 36 का आंकड़ा है। अखिलेश चोपड़ा से तो मुकेश को जाने कितने सालों का बैर है। यही अखिलेश तो अपनी ताकत के दम पर ना जाने कितनी बार मुकेश का ट्रांसफर करा दिया है ताकि उसके गोरख धंधे पर किसी की बुरी नजर ना पड़े, खास करके मुकेश की। मुकेश अगर जान लेता कि आदित्य चोपड़ा अखिलेश चोपड़ा का बेटा है तो शायद कभी भी अपनी बेटी को उससे मिलने नहीं देता। मुकेश एक सच्चा इंसान है, उसके रोम रोम में सच का रस घुला हुआ है। वह कैसे विश्वास करता कि कोई झूठे इंसान का बेटा सच्चा हो सकता है।
प्रतिभा के कहे अनुसार जूही आदित्य को बहुत पसंद करती है और शायद दोनों में इश्क का बुखार चढ़ा हुआ है। उसने तो यह सोच करके इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि इस उम्र में ऐसा होता है, मगर इस उम्र में भी दुश्मन के बेटे को वह अपनी बेटी से इश्क लड़ाने कैसे दे सकता है। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और समय जो करता है अच्छा करता है। अब यह देखना है कि समय जूही और आदित्य के साथ क्या अच्छा करता है। जूही और आदित्य दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कॉलेज में भर्ती होने का निर्णय लिए और भर्ती हो गए। दोनों के सपनों की पाखी को खुले आकाश में उड़ने के लिए पंख मिल गए। कॉलेज में प्रवेश करते ही उनको पता चल गया कि कॉलेज का जीवन कितना अलग होता है। दोनों के मन में गुदगुदी हो रही है यह सोच करके कि अब कॉलेज के छात्र कहलाएंगे। कॉलेज में पहुंचे और सीनियर्स ने रैंकिंग नहीं ली, ऐसा कभी संभव होता नहीं है, वह भी दिल्ली जैसे शहर में। बातों बातों में सीनियर्स को पता चल गया कि आदित्य दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन चोपड़ा एंड सन्स कंपनी के मालिक अखिलेश चोपड़ा का बेटा है और जूही प्रसिद्ध आईएएस अफसर मुकेश ओबराय की बेटी है। किसी में इतना साहस नहीं हुआ कि दोनों की जम करके रैंकिंग लेते। 2-4 प्रश्न पूछ करके दोनों को छोड़ दिया गया। आज तुम्हारे डैड का नाम काम आ गया आदित्य, रैंकिंग से छुट्टी मिली, वरना यह सीनियर्स हमें कैसा नाच नचाते क्या पता। छूटते ही जूही ने कहा, केवल मेरे डैड का नहीं तुम्हारे डैड का नाम भी काम आ गया। तुम्हारे डैड को भी कौन नहीं जानता है, उनके जैसा ईमानदार और सख्त आईएएस अफसर दूसरा कोई नहीं है। आदित्य ने तारीफ करते हुए कहा, वैसे जो भी हो आदित्य, कॉलेज लाइफ का मजा ही अलग होता है। यहाँ पर देखो सब कैसे बिंदास बैठ करके बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कैंटीन में बैठ करके हंसी मजाक कर रहे हैं तो कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठ करके ठहाके मार रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पढ़ने नहीं आए हैं, किसी पार्क में घूमने आए हैं। खुश होते हुए जूही ने कहा, अब कॉलेज स्कूल जैसा तो नहीं हो सकता है, सबको मालूम है कॉलेज लाइफ बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर कोई हमें साथ देख करके कुछ नहीं कहेगा और ना ही फिक्रे कसेगा। सबका सपना होता है किसी दिन कॉलेज जाएं और कॉलेज लाइफ को जी भर करके जिए। यही तो समय होता है कि जब सब पर इश्क का भूत सवार रहता है, जिसे देखो जोड़ी बना करके घूमते रहते हैं। हाँ, हमारी जोड़ी थोड़ी पहले ही बन गई, वो बात अलग है। आदित्य हंसने लगा, सो तो है आदि, हम औरों से अलग हैं। देखना हमारी जोड़ी के बारे में कितनी तेजी से बात फैलती है कॉलेज में, बड़ा मजा आएगा। जूही थोड़ी सी रोमांटिक हो गई थी और सचमुच वही हुआ। देखते ही देखते कॉलेज में बात आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल गई। एक नई जोड़ी आई है, दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट और बड़े बाप की संतान हैं। फिर क्या था, जब भी दोनों कहीं से निकलते तो सबकी आंखें उन पर ही होती और कानाफूसी भी होती। आदित्य हैंडसम, इंटेलिजेंट और बड़े बाप का बेटा है, उस पर लड़कियां भी जान से मरने लगी, बातें करने के लिए तरसने लगी। इधर जूही के पीछे बहुत से लड़के दीवाने हुए जा रहे थे। उसका बिंदास स्वभाव और उसकी सुंदरता देख करके उसका स्टाइल सेंस कॉलेज में एक चर्चा का विषय बन गया। जूही और आदित्य की जोड़ी तो पहले से ही कॉलेज में प्रसिद्ध हो गई थी, परंतु दोनों और अधिक आकर्षण का केंद्र तभी बने जब एकेडमिक स्तर पर दोनों ने टॉप किया। अब तो उनके पीछे लड़के लड़कियों की कतार लग गई। कभी किसी को नोट्स चाहिए तो कभी थोड़ी देर उनसे बात करके खुश होना चाहता है कोई। दोनों ही सब के लिए चर्चा का विषय बन गए। एक बार एक लड़की ने अपने दोस्त से कहा, यार दोनों जब देखो तब हाथ में हाथ डाले घूमते रहते हैं, कभी कैंटीन में दिखते हैं तो कभी कॉलेज या कभी कॉफी हाउस में दिखते हैं, कभी पेड़ के नीचे बैठ करके बातें करते हुए दिखते हैं। दोनों पढ़ाई कब करते हैं और टॉप कैसे करते हैं? दोस्त ने कहा, टॉप करने के लिए हमेशा किताब में घुसे रहना जरूरी नहीं है। कॉलेज को कॉलेज लाइफ जैसा एंजॉय करते हैं दोनों, और जब घर जाते हैं तो पढ़ाई को लेकर के गंभीर हो जाते होंगे। वैसे दोनों ही पहले से ही काफी इंटेलिजेंट हैं, पढ़ाई को अपने कॉलेज लाइफ से अलग रखते हैं। सुना है ये दोनों स्कूल लाइफ में थिएटर, मॉल, रेस्टोरेंट घूमा करते थे। इनके लाइफ स्टाइल को देख करके मुझे कभी कभी जलन होती है। हम ऐसे क्यों नहीं हैं, बिंदास बेफिक्र? नहीं यार, हम बिंदास बेफिक्र हैं, मगर पढ़ाई को लेकर के भी बिंदास और बेफिक्र नहीं हैं। पढ़ाई को लेकर के गंभीर नहीं हो पाते हैं, इसलिए तो फिसड्डी साबित होते हैं। वैसे
इस कॉलेज में आने वाले सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, मगर ये दोनों तो बिल्कुल सबसे अलग हैं। स्टाइल के मामले में भी जूही सबसे अलग है। उसे सब लड़कियां स्टाइल आइकॉन मानती हैं। मिनी स्कर्ट और टॉप में बहुत सेक्सी लगती है। जब ऐसी ड्रेस पहन करके, हाई हील पहन करके कहीं से निकल जाती है तो लड़के बस आहें भर करके रह जाते हैं। एक बार आदित्य ने मजाक में कहा, यार जूही, तुम ऐसी ड्रेस पहन करके मत आया करो कॉलेज। लड़के जब तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं तो मेरे दिल पर छुरियां चल जाती हैं। ऐसा लगता है हाथ से फिसल गई तुम। कैसी बातें कर रहे हो आदि? तुम्हारी हमारी दोस्ती क्या नई है जो एक ही झटके में टूट जाएगी? किसी में इतना साहस नहीं है कि हमारे बीच में आकर के खड़ा हो जाए और दीवार बन जाए। खिलखिला करके हंस पड़ी थी जूही। तुम्हारी इसी बिंदास हंसी ने तो मुझे दीवाना बना दिया है। अच्छा, तो केवल मेरी हंसी देख करके तुम दीवाने हुए हो और कोई क्वालिटी नहीं है मुझ में, है ना? इंटेलिजेंट हो, खूबसूरत हो और साथ में बहुत सेक्सी भी हो। आदित्य जोर से हंस पड़ता है। उसके पीठ पर एक चपत मार करके जूही भी जोर जोर से खिलखिला पड़ती है। दोनों की इस बिंदास हंसी की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है तो सबकी नजरें उठ जाती हैं। एक बार की बात है, एक दिन जूही रेड कलर की स्लीवलेस टॉप, ब्लैक कलर का स्कर्ट और ब्लैक कलर का हाई हील पहन करके कॉलेज में जैसे ही प्रवेश हुई तो आसपास खड़े लड़के सीटी मारने लगे। उस समय आदित्य साथ में नहीं था, इसलिए लड़कों का साहस मिल गया था। लड़के यह मौका गंवाना नहीं चाहते थे। लड़कों की जूही के पीछे पीछे आता हुआ आदित्य दिखा तो सब चुप हो गए, परंतु आदित्य समझ गया कि जूही को लड़के छेड़ रहे हैं। वह सबके सामने आकर के सीना तान करके खड़ा हो गया। क्यों, तुम लोगों की क्लास नहीं है क्या? कॉलेज में पढ़ाई करने आए हो या आवारा गर्दी करने आए हो? कोई भी खूबसूरत लड़की दिख गई तो सीटी मार करके यह जताना कि मैं आवारा हूँ, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? उसमें से एक बड़े बाप का बेटा था, उससे सहन नहीं हुआ तो उसने जवाब दिया, हम अगर आवारा हैं तो तुम क्या हो? मैंने किसी लड़की को देख करके सीटी बजाई है क्या? बजाई नहीं तो क्या हुआ? उस लड़की को हमेशा साथ लटका करके घूमते रहते हो, यह क्या शराफत की निशानी है? तो तुम भी घूम लो ना। है किसने मना किया है? इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी लड़की देखी नहीं कि उसे छेड़ने लग गए। जूही मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे तुम लोग आगे से कभी छेड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रहे। मैं अखिलेश चोपड़ा का बेटा हूं, मुझे कम समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। यह मेरी धमकी नहीं है, समझाइश है। नहीं समझे तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। गुस्से से लाल पड़ गया था आदित्य चोपड़ा का चेहरा। छोड़ो आदि, चलो यहां से तुम। ऐसे लोगों से क्या जबान लड़ा रहे हो? जिसे जो कहना है कहने दो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह सब सुनने की मेरी आदत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम भी अपनी सेहत पर मत लेना, जूही ने समझाया। जूही ने लोगों के लिए स्वयं को कभी बदला नहीं, थक हार करके लोग ही बदल गए। अब तो कॉलेज में इन जोड़ों को देखने की लोगों की इतनी आदत पड़ गई थी कि देखते तो देख करके आगे निकल जाते, कुछ कहते नहीं। जूही की सहेलियां कई बार मजाक में कहती, तूने अच्छा हाथ मारा है यार, एक तो इतना हैंडसम, इंटेलिजेंट और ऊपर से अमीर ज्यादा मिला, कहां से? हमें क्यों नहीं मिलता कोई ऐसा? उसे देखते ही दिल धक धक करने लगता है। संभाल ले दिल को, वरना दिल निकाल करके हाथ में रख दूंगी। किस पर नजर डाल रही है पता है ना? आदित्य मेरा है, केवल मेरा, किसी और का कभी होने ही नहीं दूंगी जब तक जिंदा हूँ। एक लंबी सांस लेकर के कहती है जूही। बाप रे, इतनी दीवानी है। पर एक बात बताया नहीं तूने, मिला कहां पर? क्या सीधा स्वर्ग से उतार करके आया है? परंतु मैंने तो सुना है स्वर्ग से अप्सराएं आती हैं, उसका मेल वर्जन कहां से आ गया? सारी लड़कियां खिलखिला करके हंस पड़ती हैं। इसी धरती का है, क्लास 9th से हमारी दोस्ती है, तब से हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए और ना ही हमारे बीच में कोई खलनायिका आ पाई है। तुम लोग भी बिल्कुल कोशिश मत करना। वैसे आदित्य को मेरे सिवाय कोई अच्छी नहीं लगती है, घमंड से कहती है जूही। एक बात बताना, तुम लोगों को रात को नींद आ जाती है या रात भर व्हाट्सएप वीडियो चैट करते हो? एक सहेली ने पूछा। अगर यही सब करते रहते तो इतना अच्छा एकेडमिक रिजल्ट कैसे होता? जूही ने जवाब दिया। पर तुम उससे दूर कैसे रहती हो? इतना हैंडसम, सेक्सी, उसे देख करके हमारा दिल
धक धक होने लगता है। तुम्हारा दिल नहीं धड़कता है क्या? धड़कता तो है, परंतु क्या करें, ना चाह करके भी दूर रहना पड़ता है, मजबूरी है। तुम दोनों लिव इन रिलेशन में क्यों नहीं रहते हो? जब दोनों में इतना प्यार है तो नजदीक रह करके एक दूसरे को समझना चाहिए कि लाइफ पार्टनर बनने के लायक हैं कि नहीं। आजकल लिव इन रिलेशन में रहना तो आम बात हो गई है। एक सहेली ने सुझाव दिया। हाँ, ठीक ही तो कहा है। एक साथ रहोगी तो पढ़ाई में भी हेल्प हो जाएगी, अलग अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक दूसरे की मदद से अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और एक दूसरे को समझने का अच्छा मौका मिलेगा। किसी को बिना अच्छे से समझे उसे लाइफ पार्टनर बनाने का सोचना नहीं चाहिए। क्या पता कल दोनों के विचार अलग अलग हो जाएं और रिश्ते में दरार आ जाए। दूसरी सहेली ने कहा, अगर मेरे मॉम डैड और नाना नानी तैयार नहीं हुए होते तो उन्होंने मुझे गलत समझा। अगर मेरे मॉम डैड और नाना नानी तैयार नहीं हुए तो उन्होंने मुझे गलत समझा तो उनको समझाना कि तुम दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। तुम उसे लाइफ पार्टनर बनाने से पहले अच्छे से समझना चाहती हो। इसमें गलत समझने की क्या बात है? आजकल तो आम बात है और तुम दोनों अभी एडल्ट हो। तीसरी सहेली ने कहा, मैं एडल्ट हूँ, परंतु कानूनी तौर पर आदित्य अभी एडल्ट नहीं है। आदित्य और हम एक ही उम्र के हैं, दोनों ही अभी 19 साल के हैं। एडल्ट होने के लिए अभी भी आदित्य को 2 साल चाहिए, अर्थात 21 साल का होना चाहिए। और आदित्य अलग तैयार ना हो तो मेरे अकेले तैयार होने से क्या होता है? आदित्य से इस बारे में कहना उचित होगा कि नहीं? क्या उचित और अनुचित लेकर के बैठी हो? आजकल लड़कियां किसी मामले में कम हैं क्या? जब पढ़ाई में तुम उससे कम नहीं हो तो इश्क के मामले में क्यों कम पढ़ना चाहती हो? दोनों बराबर हैं, दोनों को कहने का भी बराबर अधिकार है। छोड़ो शर्माना और मन की बातें कह दो उससे। हमारी सुजाता, विनीता और प्रिया भी लिव इन रिलेशन में रहती हैं। हाँ, शुरू में पेरेंट्स थोड़ा नाराज हो जाते हैं पर बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट हो करके लिव इन रिलेशन में रहना खर्चा कहाँ से मिलेगा? इसके लिए तो पहले फ्लैट किराए पर लेना पड़ेगा। जूही ने चिंता जताई। तीनों के बॉयफ्रेंड जॉब करते हैं इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें भी काहे की परेशानी? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अमीर बाप का बेटा है, उसको पैसों की कोई कमी कहाँ है? तुम भी हायर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हो, तुम्हें किस बात की कमी है? सबकी बातों ने आज जूही के दिल पर गहरा असर छोड़ा। तभी तो कहते हैं संगत का असर। संगत जैसा करोगे वैसा ही असर भी होगा। पर जूही भाग करके भी कहाँ जाएगी? आजकल यंग जनरेशन इसी फैशन के पीछे तो भाग रहे हैं। बॉयफ्रेंड मिला नहीं कि लिव इन रिलेशन में रहो और एक दूसरे को समझो। अगर बात नहीं बनी तो तू नहीं कोई और सही। जूही मन ही मन सोचने लगी, अगर आदित्य ने मुझे गलत समझ लिया तो क्यों गलत समझेगा? एक बार बात करके तो देखते हैं, हो सकता है उसके मन में भी यही बात चल रही हो, परंतु मुझसे कह नहीं पा रहा हो। आज उससे मैं बात करूंगी, करनी ही पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि वह मेरे हाथ से ही निकल जाए, किसी दूसरी लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर दे। नहीं, मैं आदित्य को खो नहीं सकती हूँ। मन ही मन जूही ने एक फैसला ले लिया। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।